हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फंडामेंटल का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम अभी 12th के क्लासेस के सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं 1 by 1। तो अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा साधन है कि आप घर बैठे वीडियो देखिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। शुरू करते हैं। तो गुडविल पहले कहते किसको है और गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है और इसको हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं, इनके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले गुडविल क्या है? तो गुडविल के बारे में कहा जाता है कि गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है। ये मैं बताऊंगा आपको, जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन होगी सारी चीजें बताऊंगा मैं। गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है जिसका बेनिफिट किसी भी व्यवसाय को मिलता है किसी दूसरे व्यवसाय से अधिक पैसा कमाने में, अधिक लाभ कमाने में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो बिजनेस हैं जो सेम तरह के काम करते हैं, सेम तरह का गुड्स का बिजनेस करते हैं। तो ये दोनों एक ही जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, एक ही मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, एक ही लोकेशन पे हो सकता है बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक दूसरे से ज्यादा पैसा कमा रहा होगा। ये जो सिचुएशन है ये आपने अपने आसपास के इलाकों में भी देखा होगा कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ज्यादा पैसा जनरली कमाता है। क्यों कमाता है? उसका रीजन गुडविल होता है। ठीक है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मान लीजिए दोनों एक जगह पे बिजनेस चला रहे हैं और उनमें से कोई एक जो है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो उसका जो रीजन होगा वो गुडविल होगा। क्यों? तो ए लिमिटेड का व्यवहार अपने कस्टमर्स के साथ बी लिमिटेड से ज्यादा बेहतर है, तो उसके पास कस्टमर ज्यादा आएंगे। ए लिमिटेड की दुकान बी लिमिटेड से पहले पड़ती है, एक ही जगह है, लेकिन जब मार्केट में एंटर करते हैं तो ए लिमिटेड का जो दुकान है या शॉप है वो बी लिमिटेड से पहले पड़ती है लोकेशन वाइज। ठीक है, ये बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ गुड्स की बात करें तो ए लिमिटेड कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले उसकी अच्छे से जांच करके तब अपने कस्टमर्स को देता है, जबकि बी लिमिटेड ऐसा नहीं करता है। ए लिमिटेड अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा व्यवहार करता है, यानी कि अगर कोई सामान खराब हो तो उसको आसानी से बदल भी देता है। बी लिमिटेड बाद में मुकर जाता है इस तरह की चीजों से, तो इनसे इफेक्ट पड़ेगा। तो बी लिमिटेड के कस्टमर ऑब्वियसली कम हो जाएंगे और ए लिमिटेड के बढ़ जाएंगे। ए लिमिटेड के कस्टमर बढ़ेंगे क्योंकि उसका नाम बढ़ रहा है, उसकी ख्याति बढ़ रही है, गुडविल बढ़ रही है। ठीक है, तो ए लिमिटेड ऑब्वियसली बी लिमिटेड से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो goodwill is an intangible asset which helps a business to earn higher profit than other similar business। ठीक है, यानी कि सेम व्यवसाय से गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है जो किसी भी व्यवसाय को अपने तरह के समान व्यवसाय से अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है। ठीक है, तो डिफिनीशन आप देख सकते हैं, इसको लिख भी लीजिएगा। उसके बाद जो डिफिनीशन है उसको लिखने के बाद बात आती है कि गुडविल के क्या फीचर्स हैं, क्या क्या गुण हैं इसमें। ठीक है, तो जनरली फीचर्स जो होते हैं वो डिफिनीशन से ही निकल के आते हैं। कुछ बातें डिफिनीशन में छिपी होती हैं, कुछ बातें सामने बताई होती हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। तो गुडविल में फीचर्स की बात करें तो फीचर्स मैंने आपके स्क्रीन पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। पहला है, यह एक अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, यह एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति का क्या मतलब होता है? तो अमूर्त संपत्ति का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन वो संपत्ति है, किसी न किसी रूप में हमको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। अमूर्त संपत्ति के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको पीछे भी बताए हैं, फिर से बता रहा हूं। एक तो गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर, ये सब अमूर्त संपत्ति होते हैं। गुडविल जैसा कि नाम है, किसी भी व्यवसाय का नाम है, तो नाम कहने के लिए होता है, आप उसको देख नहीं सकते हैं। उसकी जो ख्याति है, उसकी जो पहुंच है,
वो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो है, एग्जिस्टेंस है और उससे उस व्यवसाय को बेनिफिट भी हो रहा है। उसी तरह पेटेंट एक अधिकार होता है। अधिकार किस चीज का? तो कोई भी प्रोडक्ट जो आपने डेवलप किया है, जो आपने रिसर्च के द्वारा बहुत टाइम लगा के, बहुत पैसा लगा के जो आपने डेवलप किया है प्रोडक्ट, उसको बेचने का एक निश्चित समय तक आपको अधिकार होता है। तो इस अधिकार को भी आप नहीं देख सकते। गुड्स देख सकते हैं, एसेट्स देख सकते हैं, लेकिन अधिकार कैसे देखेंगे? तो अधिकार नहीं देख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक अमूर्त संपत्ति है। कॉपीराइट आप सभी के किताबों में अगर शुरू में आप देखेंगे तो शुरू में सी एट और उसके चारों तरफ एक आकार वृत्त बनाया होता है और उसको हम उसके आगे लेखक या लेखक का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉपीराइट का साइन। मतलब क्या है कि ये जो किताब है, ये जो आप किताब देख रहे हैं, इसको बेचने का अधिकार सिर्फ लेखक और वो जो प्रिंटर है उसके पास है, ठीक है। तो उसको कोई अगर दूसरा बेचेगा तो उसको लेखक को पैसे देने पड़ेंगे। ये होता है कॉपीराइट का। तो कोई दूसरा उसको नहीं बेच सकता है, क्योंकि लेखक ने बहुत मेहनत लगा के उस किताब को लिखा है, तो ऑब्वियसली उसका अधिकार है कि हाँ वो उस किताब से बेनिफिट पाए। तो ये कॉपीराइट होता है। तो ये भी अमूर्त संपत्ति है। सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपको जनरली सीडी में मिलता है या पेन ड्राइव में मिलता है या आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, तो जनरली एक स्टोरेज में वो रखा होता है, आप उसको देख नहीं सकते। और आप जो देख रहे हैं वो एक्चुअली स्टोरेज है, ठीक है। जैसे सीडी है, तो सीडी का अपना कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर जब सॉफ्टवेयर है तब है उसका वैल्यू, है ना। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल एसेट्स। तो ऐसे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है। ये है पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि गुडविल को व्यवसाय से अलग नहीं किया जा सकता है। उसको व्यवसाय से अलग करके नहीं बेचा जा सकता है। इस तरह का एसेट्स नहीं है। तो गुडविल की वैल्यू तभी है जब वो अपने व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो व्यवसाय बंद तो गुडविल भी समाप्त। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय बंद होने के बाद गुडविल बिक गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली व्यवसाय के साथ साथ ही गुडविल की एग्जिस्टेंस होती है, उसके बिना नहीं होती है। जैसे अगर कोई भी बिजनेस आप उठा ले, जियो का आप बात कर रहे हैं, या मान लीजिए टाटा इंडिकॉम था, आई थिंक कंपनी का नाम, वो कंपनी बंद हो गई तो उसका जो भी नाम होगा, उसका जो भी अच्छाई होंगे, जो भी गुण होंगे जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते थे, वो कंपनी जैसे ही बंद हुई तो उसका वो सारे नाम खत्म हो गए। अब उस नाम का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। ऐसा नहीं है कि टाटा ने अपना बिजनेस बंद कर दिया और फिर अपना ख्याति किसी को बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको ख्याति बेचना भी है तो बिजनेस के साथ ही बेचना होगा। तो टाटा को अगर बेचना होता तो टाटा अपना बिजनेस अपने मतलब बिजनेस को बंद करने से पहले बेचना होता। ऐसा नहीं कि बंद करने के बाद बेचना है ख्याति को, तो बिजनेस बेचा, उसके साथ साथ ख्याति को बेचा, ऐसे काम करता है ये। तो बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता है ख्याति को। तीसरा पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह अतिरिक्त लाभ कमाने में सहायता करता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अतिरिक्त लाभ कमाने में सहायता करता है, क्या मतलब हुआ? तो अभी बताया कि ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, दोनों में से कुछ ना कुछ उनके गुण में, उनके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में, उनके लोकेशन में, ये सब में अंतर होगा। तो इस अंतर की वजह से एक व्यवसाय को ज्यादा फायदा हो रहा होगा और दूसरे को कम फायदा हो रहा होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा फायदा, अतिरिक्त लाभ हो रहा है, इसको हम गुडविल के कारण मानते हैं। तो यह अतिरिक्त लाभ कमाने में सहायक होता है। चौथा, इसका सृजन विभिन्न घटकों के द्वारा होता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशन, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, गुड बिहेवियर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इट इज। तो ये सब चीजें जो हैं, ये एक व्यवसाय को अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है। अब अधिक लाभ कमाने में सहायता करता है कैसे? तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके वजह से कस्टमर का अट्रैक्शन किसी भी व्यवसाय के प्रति बढ़ता है, ठीक है। चाहे वो व्यवसाय ए का हो चाहे बी का हो, अगर दोनों में से कोई भी उस तरीके को अपनाएगा तो उसका जो अट्रैक्शन है कस्टमर का उसके तरफ बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा लाभ कमाएगा। तो ये विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है, फिर से वही बात जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, वही सारी चीजें फिर से आएंगी कि गुडविल को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, गुडविल को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। तो
तो जैसा कि आप देख सकते हैं गुडविल को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन, इफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, पेटेंट्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो ये सब है क्या, तो नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का नेचर कैसा है। तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि रेगुलर नेचर के होते हैं, तो वो उनकी जो ख्याति होती है दूसरे तरह के व्यवसायों से ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया किराना दुकान होता है, कपड़े की दुकान है, तो ये सब दुकान क्या है, इनके कस्टमर्स रेगुलर होते हैं, ठीक है। तो इनकी जान पहचान, इनकी जो पहचान होती है, इनका जो नाम होता है वो दूसरे व्यवसाय से ज्यादा होता है, तो रेगुलर यूज वाली चीजें, ठीक है। आपने जैसे फोन कंपनी है तो आपको एयरटेल का नाम जितना अच्छे से याद होगा उतना फर्नीचर कंपनी में कौन सा फेमस है वो आपको नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर जनरली आदमी रेगुलर नहीं खरीदता है, ठीक है। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन का तो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो आपको हर दिन लगभग एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन सब का नाम आप यूज करते होंगे, ठीक है। तो इनकी ख्याति इसके वजह से बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव बेसिस पे इनका नाम यूज होता है। फर्नीचर में 2-3 कंपनी है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं है ऑब्वियसली। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं जो रेगुलर टाइप के, उनकी ख्याति ज्यादा होती है। तो पहला तो हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में बात करें तो अगर कोई बिजनेस अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है तो ऑब्वियसली उनके पास कस्टमर्स की संख्या ज्यादा होगी। अच्छा प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए सिंपल सा फल सब्जी का दुकान है आपका, तो अगर आप सड़ा गला सब्जी बेचे तो, और आप ताजा फ्रेश सब्जी और फल बेचे तो आपके पास कस्टमर्स की संख्या ज्यादा होगी, है ना। उसी तरह अगर आप फर्नीचर की, अभी जैसे मैंने बात की, तो फर्नीचर में अगर आप बात करें और आपका फर्नीचर टिकाऊ है, कंफर्टेबल है, तो आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपका कस्टमर बेस कम हो जाएगा, आपके जो खुद के कस्टमर है वो किसी और शॉप में चले जाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हो जाएगा कि इफिशिएंट मैनेजमेंट, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट में क्या आएगा, तो जैसे मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है, मैनेजमेंट की मार्केटिंग टेक्निक क्या है, प्रोडक्शन टेक्निक क्या है, कॉस्ट इफिशिएंसी के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, ये सब चीजें जो है ये मैनेजमेंट की इफिशिएंसी को दिखाता है। तो मैनेजमेंट जितना ज्यादा इफिशिएंट होगा ऑब्वियसली कस्टमर्स को बेनिफिट उतने ज्यादा मिलेंगे, और कस्टमर को बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे तो आपके दुकान का, आपके प्रोडक्ट का, आपके बिजनेस का नाम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा लोकेशन, एडवांटेज ऑफ लोकेशन कह लीजिए उसको। तो एडवांटेज ऑफ लोकेशन मतलब क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई दुकान, आपने देखा होगा एक चीज कि किसी बस स्टैंड पे गए हो आप, या टेम्पो स्टैंड पे गए हो, ऑटो स्टैंड पे गए हो, तो उन सब जगहों पे जनरली क्या होता है, कुछ जो मालिक होते हैं, जो बस वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, वो इस बात के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं कि हमको इस लोकेशन पे टेम्पो लगाना है, ऑटो लगाना है, बस लगाना है। क्यों? क्योंकि उस लोकेशन पे कस्टमर्स सबसे पहले पहुंचते होंगे, तो जनरली शुरू में लगाने के लिए झगड़ा होता है। तो उस लोकेशन की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर उस लोकेशन पे हमेशा कोई टेम्पो खड़ी रहती है तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा कस्टमर उसी को मिलेगा। उसी तरह दुकान की बात होती है, आप मार्केट में एंटर करते ही जो आपको दुकान दिखेगा उसकी बिक्री ज्यादा जनरली हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ये फैक्टर नहीं होता है, फैक्टर कुछ और भी होते हैं, लेकिन हाँ ये भी बेनिफिशियल होता है, ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारे गुडविल को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो लोकेशन हो गया। उसके बाद बात आती है कि हमको फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट कुछ मिल रहा है, जैसे हमारा कुछ कह लीजिए बहुत बड़े लोगों से जान पहचान है, जिसकी वजह से हमको कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। मेरा बिजनेस है, किसी और का बिजनेस है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटा मोटा कपड़े का दुकानदार, ठीक है, और कपड़े का दुकानदार नहीं, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए यूनिट, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा बेनिफिट है, तो पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई इस तरह के फंक्शंस अरेंज करती हैं, या वो जो रैलियाँ निकलती हैं वो अरेंज करती हैं, तो कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता है। तो क्या होगा कि मेरा ऑब्वियसली बेनिफिट जो है उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको तो वो मिल नहीं रहा, और जनरली ये रैलियाँ होती बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो इनमें हमको बेनिफिट होगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय के ड्रेस बनवाती हैं, उनसे अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरा बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो ऐसे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी भी जान पहचान आपकी दूसरे लोगों से ज़्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक। उसके बाद बात आती है पेटेंट्स की। कुछ कंपनीज
कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करती हैं अपने खर्चे से, अपने मेहनत से। तो अगर वो सफल हो जाती हैं, किसी दूसरे कंपनी से पहले बना लेती हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उनका नाम बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर दोबारा उनको अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अभी का आप मार्केट के ले लीजिए, कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, ठीक है। अब अभी बहुत सारी कंपनी जो हैं वायरस के टीका बनाने में, यानी कि वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक कंपनी वैक्सीन बनाने में सबसे पहले सफल हो गई, आप अंदाजा लगा के देखिए उसका क्या मार्केट होगा। दुनिया का सभी देश, यानी कि जितना भी देश है और पहुंच वाले देश ऑब्वियसली पहले तो वो सब उसके दरवाजे पे खड़े होंगे कि पहले हमको सप्लाई चाहिए। तो उसको अपना ये जो वैक्सीन है ना, इस पे जितना उसने खर्चा किया होगा वो मिनटों में कमा लेगा, एकदम चुटकी बजाते कमा लेगा, और प्रॉफिट इतना कमाएगा कि उसको आगे के 5-7 साल मतलब किसी नए ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बनाएगा बट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब जब दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो सबसे पहले अगर किसी पे ध्यान जाएगा, किसी कंपनी पे दुनिया के सभी देशों का नजर जाएगा, तो वही होगा। जैसे अभी इंडिया में भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन मांगा है, उसको परमिशन मिल गया है, तो वो फर्स्ट स्टेज उसका शुरू हो जाएगा क्लिनिकल ट्रायल का। अब मान लीजिए वो सक्सेस हो जाती है भारत बायोटेक, अब दोबारा इस तरह की कभी कोई प्रॉब्लम होती है, खुदा ना करे हो, ठीक है, तो उसको अपने मतलब जितने भी देश हैं सब कहेंगे कि नहीं, कोरोना का वायरस तो इसने बनाया था, तो इसी पे नजर रखते हैं, इसी को पैसा देते हैं कि तुम ही बनाओ। तो उसको फंडिंग भी मिलेगी और उसका जब प्रोडक्ट बनेगा, अगर मान लीजिए 4 कंपनी के साथ प्रोडक्ट बना है, कि सब कंपनी ने एक साथ प्रोडक्ट बनाया, तो भी उसका प्रोडक्ट जल्दी बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार वो अच्छा रिजल्ट दे चुका है। तो ये होता है पेटेंट का। तो अगर आपने वो प्रोडक्ट बना लिया तो आप पे सबकी नजर टिकी हुई है, अब आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका पेटेंट। तो ये सब के सब थे कि ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल कह लीजिए, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स जो गुडविल के वैल्यूएशन को प्रभावित करते हैं, हिंदी में बात करें तो। अब बात आती है, फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, हमने विशेषताएं, फीचर्स पढ़ ली, और हमने गुडविल का डिफिनीशन पढ़ लिया। बात आती है कि गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ऐसा क्या हो जाता है कि बिजनेस में गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि वैसे तो अभी बता दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में ज्यादा अच्छा है। गुडविल 2 तरह के होते हैं, एक होता है खुद से जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज्ड गुडविल। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब देख लीजिए कि एक होता है परचेज्ड गुडविल, यानी कि हमने कोई भी कंपनी खरीदी। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि गुडविल अकेले नहीं खरीदा जा सकता है, तो किसी कंपनी के नाम के साथ, कंपनी जब खरीदेंगे तो जनरली उसी के साथ आएगा, या कंपनी की फ्रेंचाइज लेते हैं, आपने नाम सुना होगा डोमिनोज का और पिज्जा हट का। तो ये सब जो कंपनीज हैं, तो इनके आप फ्रेंचाइजी अगर यूज करते हैं तो इनका नाम आपके साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से आपकी सेल ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे फास्ट फूड के दूसरे दुकान नहीं है, दूसरे शॉप्स नहीं है, दूसरे दुकानदार नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकने का कारण यही है कि ये पहले से फेमस है, इनका नाम सभी को पता है, और जैसे ही ये नाम दिखता है उसके बगल में कोई दूसरा शॉप है तो आप इसमें जाना पसंद करते हैं, है ना। तो ये ऐसे गुडविल होते हैं जो कि, लेकिन ये गुडविल जो है ना, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। मतलब क्या है कि पिज्जा हट और डोमिनोज या मैकडोनल्ड भी है, मैकडी बोलते हैं शॉप में उसको, तो ये सब जो कंपनी है, ये इन्होंने अपने मेहनत से, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी से, अपने सर्विस से अपना नाम कमाया है, ठीक है। इन्होंने खरीदा नहीं है, अपना नाम बनाया है खुद से। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और हमारे यहाँ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS26 है इंटैंजिबल एसेट्स का, AS26 एक तरीका है, एक कह लीजिए उसको हम, रूल्स हैं ऐसे जो कि भारत सरकार और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं
कि आपको जब इनटैंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन करना है तो आपको AS 26 फॉलो करना है। ऐसे बहुत सारे AS हैं, मतलब जिसमें आपको अलग अलग जो प्रोडक्ट्स, अलग अलग जो आइटम्स है बिजनेस के, उनके वैल्यूएशन, उनके अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है। तो रूल्स कह लीजिए एक तरह से कि इस तरह से आपको करना है, इसको का डायरेक्शन देते हैं, वो निर्देशन देते हैं आपको कि हाँ ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो AS 26 हमको क्या कहता है कि जो गुडविल है उसमें परचेज्ड गुडविल का आप लेखांकन करेंगे और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका लेखांकन नहीं करेंगे। इसका रीजन कहते हैं कि परचेज्ड गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है इजीली, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितने में खरीदा है, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक साल में तैयार नहीं होते, 5 साल 10 साल 15 साल की मेहनत लगी होती है उसमें, तो उससे वो धीरे धीरे बन के तैयार होते हैं। तो आपको नहीं पता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और वैल्यूएशन होगी कब? जब वो बिजनेस बिकने जाएगा तब गुडविल की वैल्यूएशन होगी, उससे पहले उसकी वैल्यूएशन नहीं होती। तो उसका लेखांकन, अकाउंटिंग भी हम नहीं करते हैं। किसका? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हम लेखांकन, अकाउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, परचेज गुडविल का करते हैं। परचेज गुडविल कैसे निकलेगा, कैसे? तो मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें आपको 5 लाख का एसेट है, 2 लाख का लायबिलिटी है, खरीदा आपने, तो 5 लाख का एसेट है, 2 लाख का लायबिलिटी है, तो ऑब्वियसली उसको 3 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इन जनरल नेट एसेट मेथड से अगर चले तो 3 लाख रुपए उसको पे करना होगा। 5 लाख एसेट था, तो अगर हम एसेट बेचेंगे तो 5 लाख मिलेगा और लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा तो 2 लाख। तो हमको अगर देखा जाए तो नेट फायदा जो है, नेट बेनिफिट जो है वो 3 लाख का हो रहा है। अब अगर मान लीजिए उस कंपनी को मैंने पे किया 4 लाख, तो फायदा मुझे 3 लाख का हो रहा है देखने से, बट मैं उसको पे कर रहा हूँ 4 लाख, तो ये जो 1 लाख मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ ये गुडविल का होगा, है ना? क्योंकि और क्या बेनिफिट देख के मैं वो 1 लाख पे करूंगा, कोई और रीजन तो हो नहीं सकता। तो वो कंपनी के नाम के लिए पे किया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो कंपनी के नाम के लिए पे किया जाता है, गुडविल के लिए पे किया जाता है। ठीक है, तो ये है परचेज्ड गुडविल का जो कंसेप्ट है वो। तो अब बात आती है कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या था ये तो आप पढ़ चुके हैं, क्यों अभी बता रहा हूं, और कैसे आगे जब वैल्यूएशन की टेक्निक्स पढ़ेंगे तब। तो अभी क्यों किया जाता है वैल्यूएशन, ये सोचिए। जैसे देखिए, अगर बिजनेस हम बेच रहे हैं, किसी भी कंपनी को, दूसरे कंपनी को बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस वक्त हमको गुडविल के वैल्यू जानना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज बेच दिए और गुडविल का वैल्यूएशन नहीं किया, हमको नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? तो देखिए, अगर कोई आदमी बिजनेस करता है तो उसमें पैसा लगाता है, उसमें एसेट्स है, लायबिलिटीज है, जो भी चीजें हैं। तो अगर नया बिजनेस है तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू के बेसिस पे उसका मूल्यांकन, वैल्यूएशन हम करके खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन जब वो बिजनेस पुराना हो गया तो उसके साथ उसका एक नाम जुड़ा हुआ है, जिसकी एक अलग पहचान है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसके जो फिजिकल एसेट्स हैं उससे ज्यादा उसके गुडविल की वैल्यू है, मतलब लगभग सेम या ज्यादा कह सकते हैं आप उसको, जैसे कोका कोला, पेप्सी, ये सब ऐसी कंपनीज हैं जितना इनका फिजिकल एसेट्स है ना, उससे ज्यादा इनकी वैल्यूएशन है गुडविल की। सबसे बड़ा नाम कोका कोला, एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, तो इन सब का नाम दिखता है। एक्चुअल में क्या है कि प्रोडक्ट कॉस्ट की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक कंपनी सैमसंग है, एक कंपनी एप्पल है, एक कंपनी MI है, इन सब का आपने देखा होगा प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग होती है। सेम फीचर के साथ, सेम बेनिफिट के साथ प्रोडक्ट बिक रहे हैं। MI का फ़ोन 10,000 15,000 में बिक रहा है, एप्पल का फ़ोन 80,000 85,000 में मेहनत कर रहा है। क्यों? तो ये मेन है इनके गुडविल के कारण। ठीक है, थोड़े बहुत चीज़ें में अंतर होते हैं, बट मेन जो है वो अंतर वो है गुडविल के कारण, कि एप्पल की ख्याति बहुत ज़्यादा है, एप्पल की गुडविल बहुत ज़्यादा है। क्यों? लोग उसको पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उस पर विश्वसनीयता जो है, लोगों का भरोसा वो बहुत ज़्यादा है। एप्पल का प्रोडक्ट लेंगे ना तो हैंग नहीं करेगा, उसका कैमरा बेस्ट होगा, उसका जो क्या कहते हैं, बहुत स्मूथ रनिंग होगा फ़ोन का, ये कह लीजिए परफॉर्मेंस। तो ये सब चीज़ें फीचर्स हैं। और ऐसा भी मैंने भी यूज़ किया है, तो मैंने देखा है कि हाँ, बहुत दिनों तक अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा ग्लिच या हैंग होने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है एप्पल के फ़ोन में। अब पता नहीं अब, लेकिन मैंने 3GS यूज़ किया था तो नहीं आती है ग्लिच, कभी ऐसे हैंग नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत सारे फ़ोन्स हैं
जो मतलब यूज़ कीजिए, 1 साल 1.5 साल यूज़ कीजिए। अब ये सब जो है नए वाले प्रोडक्ट, ये तो मतलब अजीब सिचुएशन में है। 6 महीने 7 महीने यूज़ कीजिए, उसके बाद फ़ोन आपको अपनी औकात दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। और चाइनीज़ फ़ोन का तो पूछे मत। तो ये सब चाइनीज़ कंपनी ही है, जो ये तीनों कंपनीज हैं, आपको भी पता है कौन कौन सी बातें। नहीं बोल सकता हूँ एक्चुअली कैमरे पे, हो सकता है कि वीडियो ही बंद करवा दें, तो अलग चीज़ है। तो आपको पता है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। ये सब किसी काम की नहीं है, देखा जाए तो कुछ ही दिन में हैंग होना शुरू हो जाती हैं, तो इनका गुडविल इसीलिए नहीं बन पाता। ये सब एक तरह से क्या कहते हैं, वो ढर्रे पे सामान बेच रहे हैं कि हाँ बिक रहा है, बस ऐसा नहीं। लेकिन एप्पल जो बेच रहा है वो ब्रांड बेच रहा है, सैमसंग अपना ब्रांड बेच रहा है, इनकी वैल्यू है, इनकी जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सब प्रोडक्ट में बात आती है, तो इन सब का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूएशन एक्चुअली इंडिया में होती नहीं है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, ओके। परचेज गुडविल को दिखाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हमको पता होती है, ठीक। अब बात आती है जरूरत की प्रति, मैंने बताया। तो आप बिजनेस जब बेचना चाहते हैं तब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मान लीजिए ए लिमिटेड है, उसने बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए के साथ, ठीक। उसकी संपत्ति और दायित्व तो 5 लाख की ही है। तो 1 साल पहले उसने 5 लाख में बिजनेस शुरू किया और 20 साल बीत गए, और आज भी उसकी संपत्ति और दायित्व की वैल्यू लगभग वही है। तो क्या आपको लगता है कि बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं बढ़ा होगा? बिजनेस का नाम बढ़ा होगा, है ना। 20 साल वो बिजनेस चली है एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे, जो भी चीज़ है, तो उसका नाम बढ़ गया होगा, उसकी वैल्यू भले ही संपत्ति और दायित्व की वैल्यू, नेट इफेक्ट जो है वो नेट बेनिफिट 5 लाख है, लेकिन गुडविल अगर अच्छा चला होगा बिजनेस ऑब्वियसली तभी, तो गुडविल उसका हो सकता है कि उसके जो एसेट की वैल्यू उससे ज़्यादा ही हो, ठीक है। तो इसीलिए फिर हमारा जब हम बिजनेस बेचते हैं तो हम गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में ऑब्वियसली कब जरूरत पड़ेगी, तो पार्टनरशिप में सबसे पहले जरूरत पड़ेगी गुडविल की वैल्यूएशन की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होगा तब, यानी कि पार्टनर में जब लाभ का जो हिस्सा है सबका बदल रहा हो, तब गुडविल की वैल्यूएशन होगी। ये सब जब आएंगे ना अलग अलग कॉन्सेप्ट, तो उस वक्त हम बात करेंगे। तो लाभ का हिस्सा जब बदल रहा हो तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। जब किसी पार्टनर को हम एडमिशन दे रहे हैं तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, यानी कि 2 पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं, एक पार्टनर और हम बुला रहे हैं, उस वक्त हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। क्यों करेंगे? तो ऑब्वियसली मैंने अगर 5-7 साल बिजनेस शुरू किया, अगर शुरू में जितना कैपिटल लगाया उसके बराबर ही उसको कैपिटल देना है, तो वो शुरू में आता। अगर बाद में आ रहा है तो ये जो हमने 5-7 साल मेहनत की है बिजनेस चलाने के बाद, उसके लिए उसको अलग से पैसा देना पड़ेगा, वही गुडविल है। फिर रिटायरमेंट के टाइम पे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं कि कोई पार्टनर जा रहा है बिजनेस छोड़ के, तो उसको ऑब्वियसली एसेट्स और लायबिलिटीज के अतिरिक्त जो उसने 5 साल 7 साल जो बिजनेस में मेहनत की है, बिजनेस का जो नाम बनाने में मेहनत की है, उसके बदले में भी उसको कुछ चाहिए होगा। कोई पार्टनर मर गया तो जिस तरह साझेदार गया है उसी तरह मरने वाले को भी हम पैसा पे करते हैं गुडविल का, तो उस वक्त भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अगर हम अपना पार्टनरशिप का बिजनेस किसी को बेच रहे हैं या 2 पार्टनरशिप फॉर्म मिल रहे हैं आपस में, तो इस वक्त भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन है जब गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। लिखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने आपको आज गुडविल की डिफिनीशन बता दी, हमने आपको गुडविल की फीचर्स बता दिए, फीचर्स ऑफ गुडविल बता दिए, और फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बता दिया, और लास्ट वन कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं कि गुडविल के वैल्यूएशन की 3 टेक्निक यूज होती है। वो तीनों टेक्निक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, नाम बस जान लीजिए। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये 3 गुडविल के वैल्यूएशन की टेक्निक हैं, ठीक है। ये तीनों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और पेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहें। कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।